मैं बलकार सिंह, आपका हिंदी विषय का अध्यापक। जैसा कि विदित है कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर फर्स्ट अपनी जो कविता है उसको हमने कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको सेकंड कविता करवाऊंगा आपकी, जिसका नाम है पतंग, और इसके जो कवि हैं वो हैं आलोक धनवा। बहुत इम्पॉर्टेंट कविता है, आपकी बुक की शायद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कविता अगर मैं इसे कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये एक ऐसी कविता है कि पिछले 8-9 साल के अगर आप पेपर उठाकर देखेंगे हिंदी विषय के, चाहे वो 3 कोड का पीरियड रहा हो या 4 कोड का पीरियड रहा हो, हर कोड के अंदर इसमें से आपको पद्यांश जरूर मिलता है। 101% आपको जो पद्यांश हैं वो इसमें से आपको ज़रूर मिलते हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कविता है। आलोक धनवा की जो जीवनी है, एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसमें से प्रिपेयर हो जाएगी। वो मैं शॉर्ट में आपको भेज दूंगा कि उसमें आपने क्या क्या करना है और क्या क्या छोड़ना है। थोड़ा सा मैं इसके विषय में प्रकाश डाल देता हूँ आपको। आलोक धनवा को प्रकृति से जुड़ा हुआ कवि माना जाता है और बाल सुलभ चेष्टाओं का कवि माना जाता है। आलोक धनवा ने अपनी जितनी भी कविताएं लिखी हैं और उसमें उनका 90% जो काव्य है वो सारा बच्चों के ऊपर था। उनका बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार था। वो आधुनिक दौर के कवि हैं, प्रगतिशील धारा के कवि हैं आलोक धनवा। और उन्होंने बच्चों का वर्णन किया है कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो उनको कोई होश नहीं रहता, वो किसी की परवाह नहीं करते और सिर्फ पतंग उड़ाते चलते जाते हैं। देखिए, मैं कविता के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कविता है, अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा। एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसको ज़रूर लेकर बैठिएगा तो बहुत जल्दी आपको समझ आएगी। शुरू करते हैं हम। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। कहता है बौछारों की जो झड़ी थी सबसे तेज वो चली गई, भादो गया, सावन और भादो, जुलाई और अगस्त का महीना चला गया। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए। कहता है कि ऐसा लगता है जो सवेरा है ना वो ऐसा आ रहा है जैसे खरगोश की लाल आंखें होती हैं। खरगोश की जो आंखें होती हैं वो बड़ी चमकती हैं, वो अंधेरे में भी चमकती हैं। शरद आया पुलों को पार करते हुए, हल्की हल्की जो सर्दी का अनुभव है वो हो रहा है। कैसे? जैसे पुलों को कोई पार करता हुआ अपनी साइकिल, अपनी नई साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से आ रहा हो कि पीछे हट जाओ, मैं आ रहा हूँ, आप मेरा स्वागत करो। चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, और वो बुला रहा है किसको? पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को कि आओ और आकर पतंग उड़ाओ, क्योंकि ये जो मौसम है वो पतंग उड़ाने का है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपको कि किस प्रकार के इशारों से बुला रहा है? चमकीले इशारों से। आपके जितने भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो इस काव्य खंड की पद्यांश की लाइन में से निकलते होते हैं। याद रखना मेरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। वो जो लाइन होती है आपकी उसके बीच में से पूछे जाते हैं कि कैसे इशारे कर रहे हैं, चमकीले इशारे। शर्त क्या करता हुआ आ रहा है? घंटी बजाता हुआ। तो 1-1 नंबर का क्वेश्चन आपको इसमें से बनेगा। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। आकाश को इतना मुलायम बना देते हैं कि पतंग बहुत ज़्यादा ऊपर जाए। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़, पतंग को दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ की संज्ञा दी है कवि ने। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। उसमें एक बांस का तीला लगा होता है, एक तीली लगी होती है, वो पतली कमानी कि शुरू हो सके सीटियाँ, किलकारियाँ और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कहता है कि जब पतंग उड़ती है तो उस टाइम सीटियाँ बजती हैं, किलकारियाँ, शोर होता है और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। और आकाश में जब पतंगे उड़ रही हैं तो वो ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे कोई तितली उड़ रही हो, आकाश में विचरण कर रही हो। अगला पैरा देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जन्म से ही लाते हुए अपने साथ कपास। बच्चों का वर्णन कह रहा है कि बच्चे जो होते हैं वो इतने कोमल होते हैं कि जन्म से ही अपने साथ कपास लाते हैं। कपास मतलब बड़े मुलायम होते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वो पतंग उड़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने सारी पृथ्वी को अपने पैरों के अंदर समेट लिया है। वे दौड़ते हैं बेसुध, उनको कोई होश नहीं होती, छतों को भी नरम बनाते हुए, और ऐसे दौड़ते हैं जैसे छतें बड़ी नरम है। नरम का मतलब क्या है? उस पर कोई भी ईंट या पत्थर नहीं है, उनको किसी बात का डर नहीं है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, मृदंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र बजाने वाला, ऐसे दिशाओं से दौड़ते हैं। जब वे पेंग भरते हुए, पेंग मतलब अपनी टांगों को उठाते हुए, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, और कैसे चलते हैं? जैसे डाली होती है और उसमें लचक होती है,
वो इस प्रकार बच्चे पतंग उड़ाते हुए घूमते रहते हैं। कहता है छत के खतरनाक किनारों पर उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। कौन बचाता है? यहाँ पर भी 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। सिर्फ उनके रोमांचित शरीर का संगीत, अर्थात उनकी नसों में वो धड़कने, उनकी नसों के अंदर वो जोश, उनकी नसों के अंदर वो शक्ति, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। जिस धागे से वो पतंग उड़ा रहे हैं उस धागे के सहारे वो टिके हुए हैं, वहां पर पतंगों के साथ उड़ रहे हैं, वे भी अपने अपने रंध्रों के सहारे। रंध्रों मतलब जो शरीर की नसें हैं, छोटी छोटी रंध्र, और इसके ऊपर जो बने हुए हैं वो सारे के सारे उस सहारे से वो उड़ते चले जा रहे हैं। कहता है अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारे से, अगर वो कभी गिर भी जाते हैं तो बच जाते हैं, उठते हैं और निडर होकर सुनहले सूरज के सामने जाते हैं। वो सूरज के सामने जाकर फिर खड़े हो जाते हैं और फिर पतंग उड़ाते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और ऐसा लगता है कि उन्होंने सारी पृथ्वी को अपने पैरों में समेट लिया है, और ऐसा लगता है कि पृथ्वी सारी की सारी उनके कदमों के पास आ गई है। यह आपकी सेकंड कविता थी पतंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट कविता। अगले लेक्चर के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपको अगली कविता के कुछ पद्यांश करवाएं, और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए आप सभी का शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।